आई एम ऑडिबल? यस सर। सिग्नल आ रहा है? हैं? चलिए ध्यान से बैठ जाइए। अब मैं आपको छोटी सी बात इस छोटे से 20 मिनट की वीडियो में और 20 मिनट की छोटी सी क्लास में एक छोटी सी बात बताऊंगा। छोटी छोटी दो बातें बताऊंगा, ठीक है ना? पहली बात आप देखिए कि टाइप्स ऑफ सर्किट, कितनी तरह की सर्किट होती है। पहली बात देखिए कि टाइप्स ऑफ सर्किट, कितनी तरह की सर्किट होती है अल्टरनेटिंग करंट में। टाइप्स ऑफ सर्किट, ठीक है ना? ये बताएंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ सर्किट, कितनी तरह की सर्किट होती हैं एक अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपको बताएंगे एक्सएल एंड एक्ससी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना? देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर भी जब किसी सर्किट में लगते हैं तो करंट के फ्लो को, करंट मत क्या मतलब? देखिए ध्यान से एकदम अलर्ट हो जाइए। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर किसी सर्किट में लगते हैं तो क्या होता है, वो भी फ्लो ऑफ करंट को अपोज करते हैं। लेकिन ये रेजिस्टिव अपोज नहीं होता है। रेजिस्टेंस जिस तरह से मतलब ये जो अपोज करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, वो नॉन रेजिस्टिव अपोज है टू द फ्लो ऑफ करंट। तो नॉन रेजिस्टिव अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट इन एन इंडक्टर इज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और नॉन रेजिस्टिव अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, हाँ, बाय कैपेसिटर इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना? इसको XL से डिनोट करते हैं, इसको XC से डिनोट करते हैं। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। ये भी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है? जहां L क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, और C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यानी आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस जो होता है किसी सर्किट में, रेजिस्टेंस जो फ्लो करंट को अपोज करता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना? रेजिस्टेंस वैसा ही वर्क करेगा चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। भाई डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, तो रेजिस्टेंस तो वही अपोजिशन करेगा चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर जो अपोजिशन करेंगे वो एसी के लिए डिफरेंट और डीसी के लिए डिफरेंट, है ना? इवन डिफरेंट एसीज के लिए डिफरेंट एसीज का क्या होगा, ओमेगा डिफरेंट होगा। डिफरेंट एसीज का क्या होगा, ओमेगा डिफरेंट, ठीक है ना? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर इनका पोजीशन डिपेंड करता है। वो कैसे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए टाइप्स ऑफ सर्किट क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट में, और कितनी तरह के टाइप्स होते हैं। गौर से देखिए, एक ही बार में देख लीजिए। एक होता है प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी सर्किट में केवल एक कैपेसिटर लगा है, अगर मान लीजिए किसी सर्किट में केवल एक कैपेसिटर लगा है और अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, तो इसको हम कहेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। क्या कहेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है? इसके पहले की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर रेजिस्टर नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना? अगर कैपेसिटर है तो कुछ ना कुछ इंडक्टेंस और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसमें होगा ही, और अगर इंडक्टर है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर कैपेसिटेंस और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। भाई इंडक्टर एक कॉइल ही ना है, लेकिन जब प्योर कह रहे हैं तो हम प्योर ही मान के चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ सर्किट में सबसे पहले आप देखिए, एक होता है प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर, ठीक है ना? उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू। उसके बाद क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू। जैसे मान लीजिए रजिस्टर और इंडक्टर को कंबाइन कर देंगे तो आरएल सर्किट, ठीक है? अगर मान लीजिए रजिस्टर और कैपेसिटर को कंबाइन कर देंगे तो आरसी सर्किट, ठीक है ना? और अगर इंडक्टर और कैपेसिटर को कंबाइन कर देंगे तो मान लीजिए एलसी सर्किट, ठीक है ना? और अगर तीनों को कंबाइन करेंगे तो एलसीआर सर्किट। तो यही बेसिक फॉर्म्स ऑफ सर्किट है। मैं बारी बारी यही आपको समझाता जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ सर्किट में पहला होता है प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपका प्योर कैपेसिटर का। अगर इस तरीके से है सर्किट तो ये हो गया प्योर इंडक्टर, यानी सर्किट में केवल एक सर्किट एलिमेंट लगा है जो कि इंडक्टर है, तो ये प्योर इंडक्टर हो गया, ठीक है ना? ये हो गया प्योर कैपेसिटर, ठीक?
अब उसके बाद अगर केवल रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ये हो गया प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है ना? ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो चाहे एसी रहे चाहे डीसी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर जो होगा वो एसी या डीसी से उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है ना? मैंने आपको दिखा दिया कि नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन ऑफ इंडक्टर इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। और नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कैपेसिटर या बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है 1 बाय ओमेगा सी, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? ये बात समझिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी क्या होती है? 0, क्योंकि डीसी तो अल्टरनेट करता नहीं है। फ्रीक्वेंसी एसी की होती है। ठीक है? तो और डिफरेंट एसी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो इसका मतलब कि एसी की फ्रीक्वेंसी के अनुसार एक्सएल और एक्सी चेंज करेगा। ठीक है? अब टाइप्स ऑफ सर्किट में पहले मैंने 3 टाइप ऑफ सर्किट दिखा दिया, 1, 2 और 3। ये 3 टाइप ऑफ सर्किट है। ठीक है ना? प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर रेजिस्टिव। ठीक है? अगर मान लीजिए कोई 2 सर्किट एलिमेंट लगे हैं, मान लीजिए आर और एल लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है और एक इंडक्टर लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है और एक इंडक्टर लगा है, तो ऐसे सर्किट को हम कहेंगे आरएल सर्किट, और यहाँ पे एसी फ्लो कर रहा है। ठीक है? ये आरएल हो गया आपका। बात समझ में आ गई? मान लीजिए रेजिस्टेंस लगा है और कैपेसिटेंस लगा है, इस तरीके से आरसी, तो ये हो गया आरसी। ये क्या हो गया? आरसी सर्किट। बात समझ में आ गई? ये वाला। ठीक है? उसके बाद एलसी सर्किट क्या है? इंडक्टेंस लगा है और साथ में एक कैपेसिटर लगा है। इस तरीके से अगर लगा हुआ है और सर्किट में एसी फ्लो कर रहा है, तो ये कैसी सर्किट हो गई? एलसी सर्किट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आप देखिए, अगर तीनों सर्किट समझ में आ रहा बेटा? देखो, अगर ध्यान से देख लोगे, यहाँ कर देते हैं, उसके बाद एक और बना लेते हैं, और कल आप मान लीजिए आप कल आपका खत्म कर देंगे। जल्दी से खत्म करिए और अब क्वेश्चंस पे आइए। सुनिए, अब क्वेश्चंस पे आइए। और क्वेश्चंस पहले भी आपने काफी लगाए हैं, लेकिन देखिए पानी के बहुत पास हैं आप, इसको आप जान लीजिए। अभी जब पानी निकलेगा ना तो संभाल नहीं पाइएगा, पता लगेगा सब सवालिया लगने लगेगा। अभी आपके ज़्यादातर काफ़ी कुछ लग रहे हैं, लेकिन कुछ आपके फंस जा रहे हैं। वो इसलिए फंस रहे हैं कि जब तक आप सवालों की प्रैक्टिस बढ़िया से करके रिवाइज नहीं करेंगे ना, एक सेट पैटर्न मान लीजिए, उस बार एग्जाम आइडिया ही मान लीजिए, 2 पार्ट पकड़ के आप हर टॉपिक के 200 क्वेश्चन 3-4 बार नहीं करेंगे, तब तक दिमाग उतना तेज नहीं चलेगा। ठीक है ना? बात समझे? तो बेसिक्स आपको मैं कल खत्म कर दूंगा, उसका सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे, और उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं कि एक बार लग गया हो गया, वो नहीं, उसको आपको फिर से प्रिपेयर करना है। ठीक है? पहली बार मतलब 3-4 बार उसको करना है। ठीक है? तो अब आप देखिए, नेक्स्ट ये आपको मैं बताने आ रहा हूं कि एलसीआर सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये दिखाने आ रहा हूं। अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, ऐसा है कि अगर इस तरीके से सर्किट रिप्रेजेंट है, जैसे इसके अंदर एल भी लगा है, सी भी लगा है और आर भी लगा है, तो ऐसी सर्किट को हम कहते हैं एलसीआर। बात समझ में? ठीक है? उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं फेजर एंड फेजर डायग्राम। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, हटा दीजिए उसको। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं फेजर एंड फेजर डायग्राम। गौर से देखिए, फेजर एंड फेजर डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके बाद एक एक सर्किट को बढ़िया से हम एक्सप्लेन कर देंगे और फिर आज का खत्म कर देते हैं। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, फेजर या फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर क्या होता है? फेजर मतलब वेक्टर्स होता है। फेजर मतलब वेक्टर होता है। अगर वेक्टर के द्वारा आप अल्टरनेटिंग करंट और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वेक्टर के द्वारा आप अल्टरनेटिंग करंट और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, फेजर डायग्राम दिखा रहा हूँ का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। फेजर मतलब होता है वेक्टर। फेजर मतलब होता है वेक्टर। अगर वेक्टर्स के द्वारा अल्टरनेटिंग करंट और पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से,
कि उनके बीच का फेज डिफरेंस भी रिप्रेजेंट हो। यस तो सर। ऐसे डायग्राम को हम फेजर डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये अल्टरनेटिंग करंट है I बराबर I0 sin ओमेगा t, साइन ओमेगा टी। और ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है V बराबर V0 sin ओमेगा t प्लस फाइव, ओमेगा t प्लस फाइव फेज डिफरेंस है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आप फेजर डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना। यस सर। अब इसका जो y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, इसका जो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा वो इमीडिएट पोजीशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिखाएगा, और इस करंट वाले का जो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो इमीडिएट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दिखाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये पोर्शन जो होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो किसी भी इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को दिखाएगा, ठीक है ना। किसी भी टाइम पीरियड पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को दिखाएगा। जैसे मान लीजिए टाइम ऐसे बढ़ रहा है, टाइम ऐसे बढ़ रहा है, वैल्यू इधर है, इस टाइम पीरियड पे अगर आप करंट की वैल्यू देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। यस सर। ठीक है ना। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। इस पॉइंट पर यानी इस टाइम पीरियड पर, इस पॉइंट पे यानी इस टाइम पीरियड पे ये प्रोजेक्शन हुआ, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगी। इसी तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो फेजर डायग्राम हो गया मोटा मोटा। अब आपको मैं एक एक सर्किट लेके चल रहा हूँ, रुक जाइए, बस प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव का थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, और उसके बाद जो है आप वीडियो कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। स्कूल जाना है उसके चले जाइएगा, ठीक है ना। तो इतना आप देख लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्योर रेजिस्टिव, पहले दिखा रहा हूँ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपको दिखा रहा हूँ कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होगा। मान लीजिए ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, यानी केवल एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आप मान लीजिए V बराबर V0 sin ओमेगा t, ऐसे आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज मान लिया, ठीक है। तो इसमें जो करंट होगी वो कितनी होगी, V0 sin ओमेगा t बाई R। इसमें जो करंट होगी वो क्या होगी, V0 sin ओमेगा t बाई R, करंट होती है V बाई R। तो V0 बाई R क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। V0 बाई R क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आएगी I बराबर I0 sin ओमेगा t, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आएगी। यस सर। यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यस सर। यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही फेज में है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, मैंने पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस का व्यवहार एसी और डीसी दोनों के साथ एक जैसा रहता है। तो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, और दोनों का फेजर डायग्राम ऐसे होगा। अगर मान लीजिए करंट आपने ऐसे ड्रॉ किया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐसे ही रहेगा। यस सर। बात समझ आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है, केवल प्योर वाला बता दें फिर कट कर देंगे, प्योर वाला बता दें फिर ओवर कर देंगे, ठीक है ना। यस सर। तो प्योर रेजिस्टेंस हो गया, प्योर इंडक्टेंस हो जाए और प्योर कैपेसिटर हो जाए, ठीक है। तो अब आप गौर से देखिए, खूब अच्छे से समझिए, क्लियर देखिए। लेकिन अगर प्योर रेजिस्टेंस है और प्योर कैपेसिटेंस है तो ये बात नहीं होगी, उस केस में आपका फर्क होगा। अगर प्योर रेजिस्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस है तो ये बात नहीं होगी, उस केस में आपका फर्क होगा। अगर प्योर इंडक्टेंस है तो करंट से पोटेंशियल जो होगा वो लीड करेगा π/2 फेज एंगल से। अगर प्योर इंडक्टर लगा है सर्किट में तो करंट से पोटेंशियल डिफरेंस π/2 फेज एंगल से लीड करेगा। यानी करंट को अगर आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो पोटेंशियल कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे। अगर प्योर इंडक्टर है तो एक ही बात को ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल लगाने में, क्वेश्चन लगाने में ऐसा इस्तेमाल करूंगा। उस दिन आप पूछ रहे थे ना कि फेज एंगल क्या होगा, तो अब वही बात आ रही है। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन इन्हीं से लगेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अगर देखिए प्योर इंडक्टर है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो फेज एंगल होगा वो होगा π/2,
और प्योर इंडक्टर में पोटेंशियल जो होगा वो करंट को लीड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्योर कैपेसिटर है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में जो फेज एंगल होगा वो फिर से π/2 होगा, लेकिन इस केस में पोटेंशियल करंट से लैग करेगा। अगर आप करंट को इस एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं प्योर कैपेसिटर में तो इंडक्टर इधर होगा, तो वोल्टेज का फेजर ये होगा। यस सर। फिर से सुनिए, अगर प्योर रेजिस्टर है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में होगा, एक बात। लेकिन अगर प्योर इंडक्टर है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में π/2 फेज एंगल होगा, जिसमें से पोटेंशियल जो है करंट से π/2 फेज एंगल से लीड करेगा, ठीक है। अगर करंट को आपने इधर ड्रॉ किया तो पोटेंशियल इधर होगा, ठीक। लेकिन अगर प्योर कैपेसिटर है तो ऐसे केस में भी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच π/2 फेज एंगल होगा, लेकिन इस केस में करंट लीड करेगा और पोटेंशियल लैग करेगा। यस सर। तो अगर करंट को आपने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो पोटेंशियल नीचे की ओर होगा वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब मैं इसका इक्वेशन दिखा दूं, 2-3 मिनट और लगेगा और फिर मैं कट कर देता हूं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने आपको रजिस्टर का करके दिखाया। अब देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर का। यस सर। तो मान लीजिए किसी केस में अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t है। मान लीजिए किसी केस में अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t है, ठीक है। तो इस केस में चार्ज कितना फ्लो करेगा सर्किट में? मैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट का दिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में V बराबर V0 sin ओमेगा t है, तो उस इंस्टेंट पे चार्ज कितना होगा? Q C into V। C into V क्या आ जाएगा? C V0 sin ओमेगा t। बात समझ में आ गई? और dq by dt क्या होता है? हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं करंट। तो dq by dt क्या होता है? करंट। तो dq by dt is equal to करंट। तो करंट निकल आएगी। यस तो सर। करंट में C कांस्टेंट है, V0 कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट है, तो C V0 हो गया। sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos ओमेगा t। क्या होता है? cos ओमेगा t, और ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओमेगा t। अच्छा, अब करंट बराबर इतना हो गया, ठीक। तो फिर से इसको हम यहां लिख रहे हैं, इस पोर्शन को जब यहां लिखेंगे तो करंट बराबर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, V0 1 अपॉन ओमेगा c, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। V0 1 अपॉन ओमेगा c लिख सकते हैं, और साथ में cos ओमेगा t, ठीक है ना। ये आपका ये किसका बता रहे थे? प्योर कैपेसिटेंस का बता रहे थे। तो प्योर कैपेसिटेंस में क्या बता रहे थे कि पोटेंशियल जो है लैग करेगा, पोटेंशियल लैग करेगा। तो अब आप देखिए करंट हो जाएगा V0 1 अपॉन ओमेगा c, और cos ओमेगा t को साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? sin 90 प्लस ओमेगा t लिख सकते हैं। sin 90 प्लस ओमेगा t लिख सकते हैं, ठीक है ना। sin ओमेगा t प्लस 90 लिख सकते हैं बेटा, क्लियर है। अब आप देखिए इस फैक्टर को कंपेयर करिए, किससे? जैसे नहीं, इससे रेजिस्टेंस क्या होता है? बोलिए। करंट क्या होती है? V बाई R ये होती है, ठीक है। और इस केस में करंट कितनी आ रही है? I बराबर V0 अपॉन 1 बाई ओमेगा c, और साइन इतना। इस करंट की मैक्सिमम या पीक वैल्यू कितनी है? I0 नहीं, इस करंट की ये करंट में V0 कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, और साइन फंक्शन वेरी कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू करंट की कितनी हो सकती है? sin 90। हाँ, sin 90 यानी 1। तो मैक्सिमम वैल्यू करंट की हो सकती है V0 अपॉन 1 बाई ओमेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो सकती है? V0 ऊपर इसी लिख दीजिए, रुक जाइए, V0 1 बाई ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो सकती है। यस सर। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, ओमेगा c। हाँ रुक जाइए, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो गई। तो इस पूरे फैक्टर को आप I0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? I0 से। तो I बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। अब आप इस करंट के इक्वेशन को देखिए और जो वोल्टेज एज्यूम किया था वो इक्वेशन देखिए। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया कि अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है
तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस से लैग करेगी, लीड करेगी। पाई बाय 2 फेज एंगल से लीड करेगी। ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। हाँ, इस इक्वेशन को याद रखिए। अब एक बात और ध्यान से देखिए कि ये ओमेगा टी, ये आई जीरो जो था V0 बाई 1 अपॉन ओमेगा सी, जो आई जीरो था, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप I बराबर V बाई आर से कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे 1 बाई ओमेगा सी कुछ नहीं है बल्कि रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर है। अगर इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो आई जीरो बराबर इतना आ रहा था। यस सर। तो अगर इस इक्वेशन से I बराबर V बाई आर को कंपेयर करेंगे, I बराबर V बाई आर इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो ये पाएंगे कि 1 बाई ओमेगा सी कुछ नहीं था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर था। इसी को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेटिव रिएक्टेंस। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसी को कहेंगे कैपेटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। इसको एक्सी से डिनोट करेंगे और कैपेटिव रिएक्टेंस होगा 1 बाई ओमेगा सी। और सी तो कांस्टेंट है, यानी कैपेटिव रिएक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी क्या होती है? जीरो। तो इसका मतलब डीसी के लिए कैपेटिव रिएक्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट, 1 बाई 0 इनफाइनाइट। तो इसका मतलब डीसी को क्या करता है? कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो दिमाग में रखिए। इसलिए वो डीसी को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। कोई कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। एक बात आप और ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैपेटिव रिएक्टेंस कम होता है, कैपेटिव रिएक्टेंस कम होता है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ भी पूछता है, इसका ग्राफ भी आपका दिया रहता है और ग्राफ भी पूछता है। यहाँ पे करेगा कैपेटिव रिएक्टेंस एक्सी की वैल्यू और यहाँ पे कहेगा किसकी? ओमेगा की वैल्यू। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा कैपेटिव रिएक्टेंस घटेगा। ये ग्राफ भी याद रखिएगा, किताब नंबर पे ये भी आ जाता है। एक बात और पूछता है आपके एग्जाम में कि कैपेसिटर देखिए कैपेसिटर में जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, जैसे जैसे भाई डीसी का, अगर डीसी है तो ओमेगा 0 है तो डीसी को तो ब्लॉक ही कर दिया। लेकिन अगर एसी है और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट रहा है, यानी इसको कहेंगे हाई पास और लो फिल्टर। हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसको पास कर देगा, क्योंकि हाई पास में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर लो ओमेगा है, मतलब एसी में भी ओमेगा सेम नहीं रहता है ना, किसी एसी में ज्यादा ओमेगा, किसी एसी में कम ओमेगा। तो जिस एसी का ज्यादा ओमेगा होगा उसको बड़े आराम से कैपेसिटर पास कर देगा। अरे आओ, बहुत तगड़ा तुम्हारा ओमेगा है, बहुत तेज तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, जाओ। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको दिक्कत से पास करेगा, उसके लिए ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करेगा, भाषण में ज्यादा अपोजिशन करेगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है जैसे डीसी, उसको तो रोक ही देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो हाई पास लो फिल्टर समझ गए? लो पास हाई फिल्टर वाली बात समझ गए? तो इस तरीके से आप लोग का ये खत्म हो गया, क्या कहते हैं, प्योर रजिस्टर और प्योर कैपेसिटर। अब बंद कर दीजिए, आप लोग सुन लीजिए। एक मैं और कर देता हूँ।